शाहरुख खान की आइकॉनिक मूवी डर आपको जरूर ध्यान होगी। इस मूवी में शाहरुख खान ने एक ऐसे दीवाने आशिक का किरदार निभाया था जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे समाज में भी होते हैं जिनके अंदर किसी एक विशेष तरह का विचार हमेशा घूमता रहता है और इस जिद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। जी हाँ, इस जिद को हम बोलते हैं ऑब्सेशन, और जब ये ऑब्सेशन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बन जाता है कंपल्शन, और जब ये कंपल्शन बन जाता है तो ये एक मानसिक अवसाद या एक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको हम आसान शब्दों में बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD। जी हाँ, OCD ये ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनके अंदर एक ही तरह के विचार कंटिन्यूअस उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये विचार बहुत लॉजिकल हो, ये विचार इलॉजिकल या इरेशनल हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए इस विचार को अवॉइड करना लगभग नामुमकिन हो जाता है और वो मजबूर हो जाते हैं किसी भी तरह से इस विचार से मुक्त होने के लिए और प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरह से उन्हें इन विचारों से छुटकारा मिल सके। हेलो, मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं एक हीलर, NLP कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है, या हम कहें कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी एक विचार से कि उसके लिए एक्शन लिए बिना वो रह नहीं पाता, और ये उसके लिए एक कंपल्शन बन जाता है। उदाहरण के लिए कहें तो अगर कोई व्यक्ति घर के ताले को बार बार लगाने के बाद चेक कर रहा है कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया या दरवाजे की कुंडी कहीं खुली तो नहीं रह गई, इसी तरह से कुछ लोगों में सफाई का ऑब्सेशन हो जाता है और वो ऑब्सेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो भरी सर्दी में पूरे के पूरे बरामदे को धो डालते हैं। बैक्टीरिया का अगर किसी को ऑब्सेशन हो जाए तो वो छोटे बच्चे के कपड़े को बार बार धोते हैं और ये अश्योर करते हैं कहीं बच्चे को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। घर की सफाई बार बार करते हैं। कुछ लोगों को बार बार हाथ धोने की आदत हो जाती है और उनको ये सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि उनके हाथ धोने से अब उनका हाथ साफ हो चुका है और उन्हें इसकी ज़रूरत बार बार महसूस होती है। यहाँ तक कि कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो नहाना ही पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको नहाने से अजीब से एहसास होते हैं। अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो ये साबित करता है कि व्यक्ति को OCD है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर 40 में से एक व्यक्ति को OCD होता है और ये संख्या महिलाओं और पुरुषों में बराबर बराबर होती है। कुछ नाम अगर मैं लूँ जो बहुत फेमस थे और जिनको OCD था, क्योंकि ऐसे लोग सामान्य नजर आते हैं और आपको जनरल लाइफ में सामान्य बिहेवियर करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ आदतों से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे कुछ व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और जॉन बेनियन। सबसे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि OCD ना तो कोई आदत है ना ही कोई नेगेटिव थॉट, बल्कि एक मानसिक बीमारी है। और कोविड के दौरान मैंने इस से ग्रसित लोगों की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आए हैं जिनको सोशल मीडिया, टेलीविज़न, अखबारों को पढ़ने के बाद एक तरह का डर लगने लगा कि अगर वो किसी को भी टच कर लेंगे, किसी चीज़ को छू लेंगे तो वो इन्फेक्ट हो जाएंगे और इससे गंभीर परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। इस डर से वो इतने परेशान हो गए कि बार बार हाथ धोने लगे, सैनिटाइज़र यूज़ करने लगे, बार बार नहाने लगे, कपड़े चेंज करने लगे, अपने घर के मेंबर्स से भी टच होने से कतराने लगे और धीरे धीरे इसने एक डिसऑर्डर का रूप ले लिया। इसलिए इससे पहले कि कोई भी ऐसी इमोशन आपके अंदर बिल्डअप हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो तुरंत आपको सहायता लेनी चाहिए।
हर किसी को कोई ना कोई गलत आदत होती है जिसको देखकर दूसरे लोगों को अजीब सा महसूस होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई भी गलत आदत ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो। जब कोई एक व्यक्ति एक ही तरह की आदत या विचार से परेशान हो जाता है, इस हद तक कि बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना या सफाई करना, और दूसरे लोग भी उसकी इस आदत से परेशान होने लग जाते हैं, इस रिपीटिशन की वजह से उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लग जाती है, उसके रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होने लग जाते हैं और जीवन पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण हैं तो वो ओसीडी है या नहीं। ओसीडी से ग्रसित व्यक्ति हो सकता है व्यवहार थोड़ा सा अटपटा कर रहा हो, लेकिन बौद्धिक स्तर से वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है। कई बार व्यक्ति के परफेक्शनिस्ट होने के प्रयास से भी वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि जब वो एक ही काम को और बेहतर करने के लिए बार बार करता है तो वो ऑब्सेस्ड होने के बाद ओसीडी का शिकार हो जाता है। आमतौर पे ये बीमारी मस्तिष्क के भीतरी और बाहरी भाग के तालमेल की कमी की वजह से होती है, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर या एक हार्मोन जिसका नाम है सेरोटोनिन, जिसकी कमी के कारण ये बीमारी हो जाती है और दवाइयों से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ओसीडी के होने के मुख्य कारण जेनेटिक हो सकते हैं, या कई बार जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स का तालमेल पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, इससे भी ओसीडी हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि किसी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे और दूसरे डिसऑर्डर हैं और उसके साथ ही वो धीरे धीरे ओसीडी भी बिल्डअप कर लेता है। स्किज़ोफ्रेनिया पे और बाइपोलर डिसऑर्डर पे हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल इस विषय पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है और बहुत सारी जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मेडिकल साइंस में अभी इसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। चलिए बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की कुछ सिम्टम्स के बारे में। ओसीडी से ग्रसित व्यक्ति हमेशा चीज़ों को चेक करते रहते हैं, जैसे ताले को चेक करते रहना कि कहीं वो खुला तो नहीं रह गया, दरवाजे को चेक करना, गैस स्टव को चेक करते रहना कि कहीं वो खुली तो नहीं रह गई, और नोटों को बार बार गिनकर चेक करना कि कहीं कम तो नहीं है। दूसरा सिम्टम हो सकता है हमेशा कंटैमिनेशन का डर होना, यानी उन्हें संक्रमण का हमेशा डर रहता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस या गंदगी, इसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो सकता है और इसकी वजह से वो हमेशा चीज़ों की सफाई करते रहते हैं और उनका ये मिशन कभी भी पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस आदत को वो छोड़ते नहीं हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों को हमेशा खतरा महसूस होता रहता है, उन्हें लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और कुछ लोगों में रिलीजियस या नैतिक व्यवहार का भी ऑब्सेशन हो जाता है, जैसे अगर वो किसी चीज़ या किसी रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करते हैं तो वो उसके पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उसके पीछे वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम देखें तो आतंकवाद भी एक तरह का ऑब्सेशन है और ये एक तरह का डिसऑर्डर ही है। साथ ही जब कभी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करने लग जाता है, इस हद तक अंधविश्वास करने लग जाता है कि वो चीज़ों को भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली मानने लग जाता है, तब इस अंधविश्वास के कारण भी उसको ऑब्सेशन होने लग जाता है। कुछ व्यक्तियों में चीज़ों को इकट्ठे करने की आदत हो जाती है और वो हर तरह का कबाड़ा, गंदगी, अखबार, पुराने डब्बे, खाने पीने का पुराना सामान या दवाइयों के पैकेट, हर वो चीज़ जो फेंकी जानी चाहिए थी उसको संभाल संभाल के अपने पास रखते रहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को ये बात पता चलती है कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित है और उसको बताया जाता है कि इसका इलाज या तो बहुत लंबा चलेगा या ये पूरी तरीके से लाइलाज है, तो व्यक्ति और उसके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का डिसऑर्डर पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन से तरीके हैं और कौन से इलाज हैं जिनसे हम इस डिसऑर्डर को हील कर सकते हैं। पहली चीज़, अपने इस विचारों पर से ध्यान हटाने की कोशिश करें। यह आपका एक कॉन्शियस एफर्ट हो सकता है, हालांकि इसमें मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये प्रयास
बहुत कारगर साबित हो सकता है। अगर व्यक्ति का विल पावर स्ट्रांग है और वो डिटरमाइंड है कि मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है, मुझे इन निगेटिव थॉट्स से बाहर निकलना है, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से हील कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि क्योंकि इंटरनल सिस्टम में भी कुछ डेफिशिएंसीज हैं, इसकी वजह से कई बार व्यक्ति अपनी खुद की मदद नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसको डॉक्टर की राय ज़रूर लेनी चाहिए और एक बेसिक मिनिमम मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये उसको मदद करती है सेरोटोनिन के लेवल को बैलेंस करने में। लेकिन ये देखा गया है कि इलाज बहुत ज़्यादा लंबा चलने की वजह से व्यक्ति निराश होने लग जाता है और कई बार इलाज बीच में भी छोड़ देता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें और इलाज को नियमित रूप से चलाते रहें। लेकिन साथ ही ये भी देखा गया है व्यक्ति इसकी वजह से बहुत लेथार्जिक हो जाता है, अपने दैनिक कामों में बहुत बेचैनी महसूस करता है या डिसइंटरेस्टेड होने लग जाता है। तो इस समय पर ये साइड इफ़ेक्ट्स माने जा सकते हैं दवाइयों के। तो इसीलिए मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक लेवल के बाद तो मेडिसिन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग और साइकोथेरेपी हो जाती है। कई जगह पर एक्सपोजर थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जिस चीज़ से व्यक्ति डरता है उसको उन्हीं कंडीशंस में ले जाकर उनका अनुभव कराया जाता है और उनको विश्वास दिलाया जाता है कि आपको इससे कोई खतरा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को गंदगी से डर लगता है तो उसको गंदगी के पास ले जाया जाता है। किसी को अगर डर लगता है, किसी एक अनुभव से डर लगता है अंधेरे से, तो उस अनुभव को उसको दिलाकर उसको नॉर्मल किया जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है जो देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा डर होता है किसी चीज़ का और उसी से उसको एक्सपोज किया जाता है, तो ये खत्म होने की बजाय कई बार बढ़ भी जाता है। ऐसे व्यक्तियों को उसके इम्यून सिस्टम पर भरोसा दिलाया जाना चाहिए और उसको बताया जाना चाहिए कि वो और उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से सक्षम है किसी भी तरह के एक्सटर्नल अटैक को सहने के लिए, और इसलिए उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। योगा और एक्सरसाइज ये तो वैसे भी हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी डिसऑर्डर हो तो वहाँ योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि इससे सभी तरह के हार्मोन्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स बैलेंस होते हैं। व्यक्ति अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है, उसके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ती है और वो अपने आप को थोड़ा सा खुश और अच्छे एहसासों में महसूस करता है। एनएलपी और हिप्नोथेरेपी, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, लेकिन ये रामबाण की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये किसी डिसऑर्डर को भी बीमारी के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसके लक्षणों के आधार पर उसको ठीक करता है। तो अगर हम ये कहें कि हम ओसीडी को किसी बीमारी या किसी सिर्फ हार्मोन के इम्बैलेंस के रूप में नहीं देखते, बल्कि हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि हार्मोन का इम्बैलेंस व्यक्ति में क्यों हुआ, वो कौन सी घटनाएं, वो कौन से इमोशंस, वो कौन सी फीलिंग्स, वो कौन से एक्सपीरियंसेस थे जिसने उस व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे स्ट्रेस बिल्डअप किया, एंग्जाइटी बिल्डअप की, जिसकी वजह से उसका सभी तरह का हार्मोन्स में इम्बैलेंस आया। तो जब व्यक्ति के उन छोटे छोटे इंसिडेंसेस को अलग अलग टुकड़ों में देखकर धीरे 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 हील किया जाता है, तो व्यक्ति बहुत ही जल्दी अपने आप को नॉर्मल कर पाता है। हालांकि बीमारी जितनी पुरानी होगी वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन मुश्किल से 1 हफ्ते या 10 दिन में ही व्यक्ति अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करने लग जाता है। कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति के माँ बाप या भाई बहन को भी साथ में हीलिंग देनी होती है, काउंसलिंग देनी पड़ती है, क्योंकि उसका कारण वहाँ भी छुपा हुआ हो सकता है। जब घर में बहुत ज़्यादा होम वायलेंस या डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, तो उनकी वजह से घर के किसी व्यक्ति में ये हो सकता है।
तो हमें यह भी कोशिश करनी पड़ती है कि जिन कारणों से व्यक्ति के अंदर यह डिसऑर्डर पैदा हुआ है उन कारणों को भी ठीक किया जाए और काउंसलिंग के माध्यम से इसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। यूँ तो एनएलपी की हर टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और वो बहुत ही जल्दी व्यक्ति के इमोशंस को बैलेंस करने में सक्षम है। ऐसे ही अगर व्यक्ति के अंदर कोई पुराने अनरिसोर्सफुल एंकर्स बने हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे इमोशंस और फीलिंग्स जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गए हैं, अगर आप उन इमोशंस और फीलिंग्स को जैसे ही न्यूट्रलाइज करोगे, व्यक्ति तुरंत उसके व्यवहार में बदलाव महसूस कर लेगा। मैं आपके साथ ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज शेयर कर सकता हूं जहां पर एक व्यक्ति जो बहुत सालों से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से परेशान था, उसे महसूस होता था कि जब तक वो 10 बार हाथ नहीं धोएगा तब तक उसके हाथ साफ नहीं होंगे। उसके इस फीलिंग, उसके इस इमोशन कि मेरा हाथ अभी तक साफ नहीं हुआ है और मुझे अभी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, इस फीलिंग को पूरी तरीके से बदल दिया गया और देखा गया कि थोड़ी ही देर में व्यक्ति की बार बार हाथ धोने की फ्रीक्वेंसी 50 से लेकर 80% तक घट गई। यहाँ तक कि उसका समय, जैसे पहले अगर व्यक्ति एक बार हाथ धोने में 1 मिनट या 1.5 मिनट का वक्त ले रहा है तो वो समय सीमा भी अपने आप कम हो जाती है। इसी प्रकार से जब इंटरनल इमोशंस को हम चेंज करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, तो तुरंत उसके रिजल्ट्स उसके व्यवहार में नजर आने लग जाते हैं। अगर आप इस थेरेपी के बारे में, इसकी ट्रेनिंग के बारे में या इससे कैसे ठीक हुआ जा सकता है और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ में ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। ऐसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। तब तक गुड बाय and thank you.